नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देयर क्लास। आज का ये वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसे हमने बायोलॉजी को एक क्लास के अंदर कवर किया था, उसी प्रकार से आज हम लेके आए हैं आपके लिए फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वन लाइनर फैक्ट्स हैं, जो ऐसे डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये जो वीडियो रहने वाला है, ये तीनों स्ट्रीम्स यानी कि जो पीसीबी, पीसीएम और एग्रीकल्चर, किसी भी सब्जेक्ट से जो है पीईटी का पेपर देने वाले हैं, सबके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में हर क्वेश्चन को, हर लाइन को अच्छे तरीके से देखना है और नोट करना है। इसमें से आपको डायरेक्ट पेपर में एग्जाम के अंदर जो है ऐसे कैसे लाइन उठ के देखने को मिलने वाले हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहुंचते हैं पहली स्लाइड के ऊपर, जहां हमको दिया गया है वेलोसिटी इज अ वेक्टर, स्पीड इज अ स्केलर। वेग जो होता है ना, वेग क्या होता है, अगर हम बात करें वेलोसिटी कैसी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और स्पीड कैसी है? स्केलर क्वांटिटी। याद रखना, देखने सुनने में एक जैसे हैं ना, वर्क भी एक जैसे ही करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है उसके अलावा, लेकिन इनकी क्वांटिटी की बात करेंगे तो वेग कैसा होता है? सदिश होता है। जबकि गति कैसी होती है? अदिश राशि होती है। क्वांटिटीज, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। याद रखना, वेलोसिटी कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी होती है। वेग एक सदिश राशि है, जबकि एक गति एक अदिश राशि है। ठीक है ना। जब हम बात करते हैं त्वरण की, एक्सीलरेशन की, तो एक्सीलरेशन अगर जीरो होने का मतलब है वेग स्थिर हो जाना। मतलब देखो, वैसे मैं आपको बताऊं तो एक्सीलरेशन होता क्या है। अगर हम बात करें कि एक्सीलरेशन होता क्या है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी में जब चेंज होता है तो उसको हम त्वरण या एक्सीलरेशन बोलते हैं। लेकिन अगर इसमें एक्सीलरेशन क्या हो गया? जीरो हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी कैसी हो गई है? वेलोसिटी जीरो हो गई है। वेलोसिटी क्या हो गई है? जीरो हो चुकी है, जीरो। या फिर हम बोल सकते हैं स्थिर हो चुकी है। जब ये स्केलर जो है, जो त्वरण है, एक्सीलरेशन है, वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो याद रखना है कि वेक्टर इज अ सॉरी वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और जबकि हम स्पीड की बात करेंगे तो स्केलर क्वांटिटी होगी। और एक्सीलरेशन अगर जीरो है तो हमसे पूछेगा वेग कितना होगा, यानी कि वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। आगे चलते हैं भैया, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है सारी चीजें, है ना। अब देखिए, मुक्त पतन में केवल गुरुत्व बल लगता है। फ्री फॉल्स हैज ओनली ग्रेविटी एंड ग्रेविटी ग्रेविटी एक्शंस। देखना, सुनना, समझने की बात बस करना है। यहाँ पे क्या होता है, मुक्त पतन का मतलब क्या है, फ्री फैल का मतलब क्या है, कोई भी चीज एकदम से टोटली फ्री है और ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, तो उसमें कौन सा फोर्स अकेला काम करेगा? तो उसमें ओनली ग्रेविटी काम करेगी। कौन सा करेगा? ग्रेविटी काम करेगी। जबकि अगर हम बात करें डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, दूरी कभी भी क्या नहीं हो सकती? ऋणात्मक नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। जबकि हम अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की, तो ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है? जीरो माइनस, नेगेटिव में भी जा सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो याद रखिए, डिस्टेंस नेवर नेगेटिव, नेवर जीरो। जबकि अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो ये जीरो माइनस में यानी कि ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है। याद रखिए, डिस्प्लेसमेंट जो है किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस जो होती है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इनको विस्थापन बोला जाता है हिंदी में। ठीक है। अच्छी तरीके से एक लाइन को समझना, एक लाइन को अच्छी तरीके से याद रखना, बहुत काम की लाइन होने वाली। घर्षण एक संपर्क बल है। फ्रिक्शन इज अ कॉन्सेप्ट कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये बात याद रखो कि फ्रिक्शन कैसा होता है? फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट यानी कि संपर्क बल होता है। हमेशा याद रखिए कि देखो, हमें पता है एक स्लाइड ये है, दूसरी स्लाइड ये है, इन दोनों के बीच में ही कांटेक्ट में आने से ही क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स लगता है ना। घर्षण क्या लगता है? जब दो पृष्ठ आपस में रगड़ते हैं तभी तो वो लगता है फ्रिक्शन, बिना रगड़े तो लगेगा ही नहीं। इसका मतलब है वो संपर्क में आने के बाद ही कार्य करता है। इसके अलावा हमसे पूछा गया है यहाँ पे वर्क की डेफिनेशन है, वर्क का फॉर्मूला दिया गया है। वर्क क्या होता है? तो बल इंटू विस्थापन। क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। यानी कि अगर मैं किसी चीज में धक्का दे रहा हूँ ऐसे करके, तो वो डिस्प्लेस्ड हो जाएगी, तो मैंने वर्क किया है। अगर डिस्प्लेस नहीं हुई है तो मैंने कितना भी फोर्स लगाया हो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप एक दीवार में धक्का मार रहे हैं
एक लड़का है जो दीवार में धक्का मार रहा है ना, इतने न्यूटन के बल से धक्का मार रहा है, लेकिन दीवार पे कोई असर नहीं पड़ा है। आप बताइए उसने कितना वर्क किया? तो उसने 0 वर्क किया। एक लड़का है जो 5 किलो के पत्थर को ऐसे पकड़ के खड़ा हुआ है ना, 2 घंटे से खड़ा हुआ है, तो आप बताइए उसने कितना वर्क किया? तो उसने वर्क 0 किया है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं। जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा वर्क क्या रहेगा? 0 रहेगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 का गुणा करने पर वो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है, बल आपने कितना भी किया हो 0 का इंटू होगा, तो क्या हो जाएगा? 0। याद रखिए, तो बल इंटू विस्थापन इज कॉल्ड कार्य, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, तो आपको जो है बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं उधर। ये बहुत ज्यादा काम की चीज है, इसको भी ध्यान रखिए। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? तो जूल में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। याद रखिए, इसको डायरेक्ट ऐसे कैसा 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ऐसे कैसा याद रखिए, पेपर में ऐसे कैसा छपने वाला है। अगर हम बात करें अगला, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण होता है, आकर्षण करता है। तो याद रखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द ऑलवेज अट्रैक्टिव। हमें पता है ग्रेविटी क्या है, जो दूसरी चीजों को अट्रैक्ट कर रही है, तो वही तो है। तो डायरेक्ट लाइन पूछता है, बच्चे इसको गलत करके आ जाते हैं, समझ नहीं आता। कॉमन सेंस लगाओगे तो आराम समझ में आएगा, ठीक है ना, कि ये ग्रेविटी है, वो हर चीज को खींचती है, अट्रैक्ट करती है, तो अट्रैक्शन फोर्स होता है, और ऑलवेज करती है। नहीं करेगी तो ना तो यहाँ पे आपको मून दिखाई देगा, कभी ना सन दिखाई देगा, ना अर्थ बचेगा, क्योंकि ये तो अट्रैक्ट फोर्स के द्वारा ही तो टिके हुए, ठीक है ना। आगे चलते हैं भैया, अगले क्वेश्चन, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। जी, ये बहुत काम की चीज है, आपसे जी का फॉर्मूला पूछता है। जी का फॉर्मूला होता है जी, फिर उसके m अपॉन आर स्क्वायर। मतलब इसको हम ऐसे भी लिखा जा सकता है कि जी स्मॉल जी बराबर, तो जी फिर होगा m अपॉन आर स्क्वायर। ये m जो है ना, वो m1 m2 के का जो है डिफरेंस भी हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। आगे अगर हम बात करें कि हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, तो ऊष्मा का संचरण किन किन विधियों से होता है? चालन से, संवहन से और विकिरण से होता है। मतलब कि 3 आपसे पूछेगा कि हीट ट्रांसफर की कितनी मेथड है? 3 है, विकिरण, संवहन और चालन, है ना, जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन। तो ये रेडिएशन बहुत याद रखना, इसके द्वारा जो है अर्थ के ऊपर जो है सन से लाइट आती है, सन से जो एनर्जी आती है, सन से जो एनर्जी आती है, वो किसके द्वारा आती है? रेडिएशन, यानी कि विकिरण के द्वारा आती है, याद रखिए, ठीक है। अगली स्लाइड में देखेंगे, हाँ, ये डायरेक्ट याद रखने वाली चीज है कि साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। तो ध्वनि कैसी वेव्स होती हैं? मैकेनिकल होती हैं, याद रखिए। कैसी होती हैं? आंतरिक तरंगे होती हैं, यानी कि मैकेनिकल वेव होती है, इसको डायरेक्ट याद रखेंगे आप। और साउंड ट्रेवल किस में सबसे ज्यादा तेज करता है? तो सबसे ज्यादा सॉलिड में तेज करता है। साउंड सबसे तेज चलता है सॉलिड में, देखो ऐसे लिखो, सॉलिड में सबसे तेज होता है, उसके बाद होता है लिक्विड में, है ना, किसमें होता है? लिक्विड में, और उसके बाद होता है आपका गैस में, उसके बाद किसमें होता है? गैस में। और ये वैक्यूम में कभी भी ट्रेवल नहीं करता है, वैक्यूम में कभी भी ट्रेवल नहीं करता है, याद रखिए। साउंड मैकेनिकल वेव है, और ठोस में सॉलिड के अंदर सबसे तेज ट्रेवल करता है, फिर उससे कम करता है लिक्विड में, उससे कम करता है गैस में, और जहां पे कोई मीडियम नहीं होता है वहां पर ये ट्रेवल नहीं करता है, यानी कि ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। और साउंड को चलने के लिए किसी ना किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, बिना मीडियम के नहीं चलता। जबकि इसके उल्टे अगर आप देखोगे तो आपको लाइट देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? लाइट। लाइट वैक्यूम में चल सकता है, लाइट क्या कर सकता है? वैक्यूम में चल सकता है, और इसे चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, मीडियम में भी चल सकता है और बिना मीडियम के भी चल सकता है। चल अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अगला हमारे पास है लाइट स्पीड। लाइट की स्पीड कितनी होती है? तो अगर आपसे वैक्यूम की स्पीड पूछता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये प्रकाश की गति होती है। निर्वात में पूछेगा तब भी आपको ये याद रखना है। ये है मिरर फॉर्मूला, अति महत्वपूर्ण है भाई साहब। मिरर और लेंस, ये 2 फॉर्मूलाज हैं, वो कभी भी हल्के में मत लेना, कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर हम बात करें
अभी मिरर फार्मूला की बात कर रहे हैं, मिरर फार्मूला, तो मिरर फार्मूला होता है हमारा 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। जबकि अगर हमसे लेंस फार्मूला पूछता है तो होता है 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v। ये होता है लेंस फार्मूला, ये होता है मिरर फार्मूला। इन दोनों को डायरेक्ट याद रखना, बहुत काम की। चलिए, अब हमारे पास दिया गया ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ क्या होता है हमारे पास, V बराबर आई आर। ओम्स लॉ होता है V बराबर आई आर। इलेक्ट्रिसिटी और रेजिस्टेंस है ये वोल्ट। V बराबर आई आर, आपको डायरेक्ट याद रखना है, V बराबर आई आर ओम्स लॉ होता है। ओम्स लॉ ऐसा का ऐसा आपको पेपर में देखने को मिलेगा कि ओम्स लॉ क्या होता है, तो V बराबर आई आर होता है। और ये ओम्स है, ये किसकी यूनिट है, ये भी हमसे पूछा गया है कई बार कि ओम जो है, ओम ऐसा बनाया जाता है ना, ये सिंबल देखिए, सिंबल आएगा पेपर में, तो ओम्स जो है ऐसा बनाया जाता है। और ये किसकी यूनिट होती है, तो किसकी होती है, ये रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। हिंदी मीडियम वालों को भी बेटा रेजिस्टेंस ही याद रखना है, बिना रेजिस्टेंस के काम नहीं चलेगा। तो बोलोगे प्रतिकार और ये कभी पेपर में आती नहीं है, रेजिस्टेंस ही लिखा आता है। तो ओम्स का जो यूनिट है वो क्या है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम्स, ठीक है ना। चलिए आगे, पावर का आपको जो है फॉर्मूला बताना है। पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू धारा, मतलब करंट। वोल्टेज इनटू क्या होती है, करंट होती है, ये होती है पावर, ठीक है ना। ये पावर याद रखना, पावर, और इसका जो है ना ऐसा यूनिट पावर का होता है वोल्ट। वोल्ट क्या होता है, वोल्ट। वाट, वाट होती है ना, पावर का क्या होता है, वोल्ट नहीं होता, वाट होती है, वाट, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गो फ्रॉम एन टू एस। जो चुंबकीय लाइन देख क्या होता है, जैसे आपने ये चुंबक देखा होगा, ये एक चुंबक होता है, चुंबक ऐसे मान लीजिए हम, एक चुंबक होता है, ये एन है, ये एस। चुंबक में ऑलवेज दो पोल होते हैं, है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब आप उसको फ्रीली हैंग करते हैं तो वो ऑलवेज नॉर्थ टू साउथ ही स्टे करता है। इसलिए इसका यूज कंपास के अंदर भी करते हैं, जिससे हम पता करते हैं कि कौन सी दिशा किस तरफ है। अब हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो फील्ड लाइंस ऑलवेज एन से स्टार्ट होकर साउथ की तरफ जाती है, एन से स्टार्ट होकर साउथ की तरफ जाती है, ये भी याद रखना ना। इसके अलावा क्लोज वक्र, क्लोज जो क्लोज बनाती है, जो वक्र है कैसा बनाती है, क्लोज बनाती है, ना कि ओपन। जबकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो वो ओपन बनाती है, ये क्लोज बनाती है। इसके अलावा याद ये रखिए कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कभी भी यहाँ से बांट के अलग नहीं किया जा सकता। आप तोड़ोगे तो वापस से नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट हो जाएंगे दोबारा से। इसके अलावा अगर हम बात करें एन पोल बराबर एन पोल, अगर एन पोल की बात करेगा तो ये एक दूसरे से दूर जाते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते। साउथ पोल भी एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं करते। जबकि हम बात करें साउथ पोल और नॉर्थ पोल, वो जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, ठीक है ना, ये हमेशा याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज सॉफ्ट आयरन कोर, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में होता है उनमें सॉफ्ट आयरन का यूज करा जाता है। किसका यूज करा जाता है, सॉफ्ट आयरन का यूज करा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको डिस्कवर करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, तो जे थॉमसन। देखिए हमारे पास दो तीन चीजें हैं, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास एक प्रोटॉन है, प्रोटीन है, और एक हमारे पास न्यूट्रॉन है। इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, मैंने माइनस लगा दिया। इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है तो हमने प्लस लगा दिया। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इसमें हमने कोई चार्ज नहीं लगाया। इसको डिस्कवर करने वाले व्यक्ति का नाम था जे थॉमसन, है ना। इसको डिस्कवर करने वाले व्यक्ति का नाम था रदरफोर्ड। लेकिन कभी कभार यहाँ पे गोल्डस्टीन भी लिखा आता है। क्या लिखा आता है, गोल्डस्टीन। तो गोल्डस्टीन भी याद रखिए और रदरफोर्ड भी याद रखिए। दोनों ऑप्शन में है तो आप गोल्डस्टीन लगाइए, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में एक कोई सा इन दोनों में तो वही हो जाएगा आंसर। मान लीजिए रदरफोर्ड भी ऑप्शन में, गोल्डस्टीन भी ऑप्शन में है, तो गोल्डस्टीन लगाइए, क्योंकि पीएटी ने गोल्डस्टीन को ही माना जाता है। और न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो जे जो चैडविक थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था, चैडविक ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है ना, याद रखिए। आगे चलते हैं, अगली स्लाइड की बात करें तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, लेकिन आप इसको गोल्डस्टीन भी याद रखेंगे। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, ये भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। हाँ, ये बहुत काम की चीज है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। जैसे हम बात कर रहे हैं आइसोटॉप की,
या समस्थानिक इनको हिंदी में बोला जाता है। ये क्या होते हैं, आपसे बोलेंगे आइसोटॉप क्या होते हैं, तो जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो और डिफरेंट हो एटॉमिक मास, उनको बोलते हैं आइसोटॉप। जिनका समान परमाणु संख्या हो और अलग हो द्रव्यमान संख्या, उसको बोला जाता है समस्थानिक। आइसोटॉप सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास, उसको बोलते हैं आइसोटॉप। और आइसोबार क्या होता है, अगर हम बात करें आइसोबार, आइसोबार की अगर हम बात करेंगे तो आइसोबार इसका उल्टा हो जाएगा, जिसका सेम तो हो मास, मास नंबर कैसा हो सेम, और डिफरेंट क्या हो, डिफरेंट क्या हो, डिफरेंट हो उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो और जो मास नंबर है वो सेम हो, वो आते हैं आइसोबार। उसके बाद हम बात करते हैं अल्फा पार्टिकल्स। तो एक अल्फा पार्टिकल्स के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, याद रखिए। एक अल्फा पार्टिकल के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोबार, आइसोबार और आइसोटॉप, ये कई बार पेपर में आए हैं, वापस से आने की संभावना बहुत ज्यादा है, ये अच्छे से याद रखेंगे। वर्क, वर्क डन इन अ सर्कुलर मोशन इज 0। हमने पहले ही बोला था, जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, जब तक क्या नहीं होता है, जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, कार्य शून्य ही रहता है। अब यहाँ बोला गया है कि वृत्तीय गति में किसी किया गया कार्य 0 होता है, तो वृत्तीय गति में कार्य 0 ही होगा ना, क्योंकि चीज यहाँ से स्टार्ट हुई है, वापस यहीं आएगी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, तो 0 हो जाएगा, वर्क भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क भी 0 ही होगा। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, याद रखिए धारा यानी कि विद्युत धारा जो है वो अदिश राशि होती है, कैसी राशि होती है, अदिश यानी स्केलर राशि होती है, ये आपको याद रखना है, इनसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी बहुत सारे फैक्ट बचे हुए हैं। पावर यूनिट, शक्ति की इकाई वॉट होती है, हमने पहले ही बताया था क्या होती है, वॉट, शक्ति की इकाई क्या होती है, वॉट। इसके अलावा इसकी कमर्शियल यूनिट की बात करें तो किलोवाट हावर्स होती है, क्या होती है, किलोवाट हावर्स ना, वाणिज्यिक की बात करते हैं किलोवाट हावर्स। आपसे वो पूछेगा नहीं, आपसे नॉर्मल पूछेगा, यानी कि पावर की जो यूनिट है वो क्या है, वॉट है। इसके अलावा ब्लैक बॉडीज आर गुड, जो रेडिस्टर्स होते हैं, काले पिंड जो है वो अच्छे विक्रक होते हैं। मतलब आप ये इससे समझिए कि जो ब्लैक चीजें होती हैं, क्या होती हैं ब्लैक चीजें, वो सन के ऑब्जर्व करने वाले होते हैं, सन को अपनी तरफ खींचने वाले होते हैं, और जो व्हाइट होते हैं वो सन को अपने सनलाइट को जो है अपने से दूर भगाने वाले होते हैं, नेगेटिव होते हैं, याद रखिए। तो सारी चीजों को रिफ्लेक्ट कर देता है, वो व्हाइट कलर का होता है, और सारी चीजों को अपनी तरफ खींच के ऑब्जर्व कर लेता है, वो क्या होता है, ब्लैक कलर की चीजें होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है ब्लैक बॉडीज आर गुड रेडिएटर्स, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगली अगर स्लाइड की हम बात करें तो अगली स्लाइड में हमारे पास क्या है कि प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट इमेज। जो समतल दर्पण होता है वो आभासी लेकिन सीधा छवि बनाता है, सीधा इमेज बनाता है। जो प्लेन मिरर है वो कैसा बनाता है, वर्चुअल, वर्चुअल मतलब कि आभासी, रियल नहीं है, आभासी है, बट इरेक्ट है, इरेक्ट मतलब सीधा, तो आपको देखने को मिलता है, वो रियल इमेज नहीं होती है ना, वो कैसी होती है, आभासी होती है, वर्चुअल होती है, बट इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है। तो आपसे पूछेगा प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, कैसा बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल नियतांक, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है वो कौन होता है, कैपिटल जी होता है, और इसकी वैल्यू हमेशा पूछी जाती है, जब भी मैंने फिजिक्स पढ़ाया है उसमें जी के बारे में भी बताया है। तो ये होता है आपको 6.67 इंटू 10 दी पावर -11 नैनोमीटर किलोमीटर स्क्वायर। आपको यूनिट बाद में देख लेना, लेकिन इस मान को याद रखना है अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि मून ग्रेविटी, मून पे ग्रेविटी क्या होती है, तो अर्थ की 1/6 होती है। कितनी होती है, अर्थ की 1/6 होती है। मान लीजिए कोई चीज है, कोई चीज है जो यहाँ पे हम मान लेते हैं 60 किलो की है, 60 केजी की है, उसको अगर हम मून पे ले गए तो इसका वजन कितना हो जाएगा हमसे पूछेगा, तो इसमें हम 1/6 का इंटू कर देंगे, इससे ये कट जाएगी, तो इसका आंसर आएगा 10 केजी। क्या होता है कि मून के ऊपर जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो 1/6 है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का 6 पार्ट है, ठीक है ना। तो उसका जो द्रव्यमान जितना होगा वही तो उसको उतना तरीके से खींच पाएगा,
इसलिए जो है उसका कितना हो जाता है, वहां पे जाके 1/6 हो जाता है। जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट की, तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है? सिंपल एक लाइन में डेफिनेशन दी है हमने कि विशिष्ट ऊष्मा, एक केजी को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगने वाली ऊष्मा को हम क्या बोलते हैं? विशिष्ट ऊष्मा, यानी कि स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। मतलब कोई चीज 1 केजी आपके पास है, 1 केजी वाटर है आपके पास, 1 लीटर वाटर है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, मान के चलिए वो 28 डिग्री था, उसको 29 डिग्री करने के लिए जितनी आपको एनर्जी उसमें हीट देनी पड़ी, उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। हीट नीडेड टू राइज 1 kg बाय द 1 डिग्री सेल्सियस। 1 केजी को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो स्पेसिफिक हीट कहलाती है। आगे चलते हैं। आगे अगर हम चलें तो हमारे पास जो है अगला आता है कि अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति कितनी होती है। अल्ट्रासाउंड होते हैं, आपने देखा होगा, अल्ट्रासाउंड हम करवाने जाते हैं हॉस्पिटल वगैरह में, तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक के होते हैं, उनको हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, है ना। तो 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की सही हमको सुनाई देती है, उससे ऊपर की हमको सुनाई नहीं देती। आवृत्ति की इकाई क्या है, ये भी याद रखिए, हर्ट्ज। ये कई बार पूछा क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएमपी है। आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो क्या है, हर्ट्ज, एच जेड के द्वारा इसको नोट करते हैं। अगले चलते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है कि जो एम्पलीट्यूड होता है डिसाइड लाउडनेस, तो लाउडनेस को डिसाइड कौन करता है? आपसे पूछेगा कि लाउडनेस यानी कि तेज आवाज या तेज चीज जो है आवाज किस पे निर्धारित होती है? तो ये आयाम के द्वारा निर्धारित होती है। आयाम मतलब एम्पलीट्यूड के द्वारा डिसाइड होती है। ऑप्शन में अगर आपको एम्पलीट्यूड मिलेगा तो आपको आंसर वही लगाना है आगे बढ़ के, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। विच डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी, जो पिच है, पिच किस पर डिपेंड करती है? पिच फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है ना। इसके अलावा लाउडनेस किस पर डिपेंड करती है? लाउडनेस एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, याद रखिए। पिच डिपेंड करेगी आपकी, पिच फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, जबकि लाउडनेस एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, ये हमेशा याद रखिए। आवृत्ति पर निर्भर करता है तान, पिच, हिंदी मीडियम वाले पिच याद रखेंगे। पिच मतलब तेज बोलने के, जो किसी की आवाज अच्छी आती है, किसी की थोड़ी खराब आती है, उसको बोलते हैं पिच। आगे देखिए प्लेन मिरर डिस्टेंस टू इंटू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब समतल दर्पण में छवि की दूरी कितनी होती है? तो वस्तु से दोगुनी होती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक दर्पण है और यहाँ पे आप खड़े, ये आप खड़े हैं, यहाँ पे भी आप खड़े हैं, आप देख रहे हैं इसके अंदर। अब यहाँ से अगर आपकी दूरी मान लीजिए 1 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी तो 1 मीटर होगी। तो यहाँ से अगर आप बात करोगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 2 मीटर। तो यही तो है, समतल दर्पण में छवि की दूरी वस्तु की दोगुनी दूरी पर होती है। वस्तु से दोगुनी दूरी पर होगी, क्योंकि एक यहाँ और एक यहाँ, 2 हुई, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड, एनर्जी और डिस्टेंस। अदिश राशियां कौन कौन सी हैं, एक साथ याद कर लीजिए, ये अति महत्वपूर्ण काम रहा जो यहाँ पे जोड़ दिया गया है। ये अच्छी तरीके से याद रखिए आप, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि जो अदिश राशियां हैं कौन कौन सी हैं? गति है, ऊर्जा है और दूरी है। इसके अलावा आपकी जो अधिकतर क्वांटिटीज हैं वो कैसी हैं? वेक्टर हैं। ये स्केलर क्वांटिटीज का गति हो जाती है, ऊर्जा हो जाती है और दूरी हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें, अगला हमारे पास आता है फैक्ट है वो कि सदिश राशियां कौन कौन सी हैं। सदिश देखो, सदिश राशियां हमारे पास है वेग, त्वरण और बल, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और फोर्स। ये तीनों क्या है? ये तीनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। 6 से ही ज्यादातर क्वेश्चन बनता है, अधिकतर इन 6 से ही क्वेश्चन बन जाता है। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि लाइट जो है वो ट्रेवल कर सकता है, किसमें? वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें कि उत्तल लेंस वास्तविक और उल्टी छवि बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म द रियल लेकिन इनवर्ट इमेज। ये भी याद रखिए। जब हम बात कर रहे थे प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर में कैसा बन रहा था? इमेजनरी बट इरेक्ट। यहाँ पे रियल बनेगा बट इनवर्ट बनेगा, उल्टा बनेगा और रियल बनेगा। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि ऊंचाई बढ़ने पर जी की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है, याद रखिए। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, यानी कि अगर आप एक अर्थ की सरफेस पे खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, यहाँ से अगर आप ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू क्या होती है? कम होती है, ठीक है ना। यहाँ से अगर आप नीचे जाते हैं तब भी आपकी जी की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। बस सबसे ज्यादा जी की वैल्यू होती है क्रस्ट पे, यानी कि जो अर्थ की लेयर है उसके ऊपर सबसे अच्छी वैल्यू होती है, सबसे सही वैल्यू होती है जी की, याद रखोगे। चलिए आगे चलते हैं।
देखिए, हाँ भाई साहब, प्रतिरोध क्या होता है? तो लंबाई का रेसिप्रोकल होता है। लंबाई का रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी, किसी भी तार की लंबाई बढ़ेगी उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। लेंथ बढ़ी, रेजिस्टेंस बढ़ गया, लेंथ बढ़ी, रेजिस्टेंस बढ़ गया। और क्षेत्रफल का क्या होता है? क्षेत्रफल का वन अपॉन क्षेत्रफल होता है। जैसे मान के चलिए अगर ये बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इनको डायरेक्ट फॉर्मूले में आप याद रखेंगे। रेजिस्टेंस अच्छे तरीके से याद रखना। हाँ, रेजिस्टेंस में एक चीज और याद रखिए कि जो हमारा रेगुलेटर होता है जिससे हम फैन या कूलर की स्पीड कम ज्यादा करते हैं, वो रेजिस्टेंस पे ही वर्क करता है। किस पे वर्क करता है? रेजिस्टेंस पे वर्क करता है, याद रखिएगा। ऐसा यूनिट ऑफ हीट, हीट की ऐसा यूनिट क्या है? तो वो जूल है। क्या है? जूल। पावर, पावर क्या होती है? वर्क इनटू वर्क अपॉन टाइम। वो क्या होती है? पावर होती है, शक्ति क्या होती है? वर्क अपॉन टाइम होती है। और इसको वॉट, वॉट इसका यूनिट होता है, ये भी आप याद रखेंगे, है ना। ये देखिए, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो होती है 1/mv²। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, 1/mv²। वो क्या होता है? गतिज ऊर्जा होती है। पीई इसको बोलते हैं स्थैतिक ऊर्जा। ये क्या होती है? mgh। क्या होती है? mgh। एक लास्ट स्लाइड हमारे पास बची हुई है, और देख लेते हैं। फोर्स बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर होता है, ये हम पहले ही बता चुके हैं, फोर्स बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी कि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, तो ये हमारे आज के काफी अच्छे फैक्ट रहे, वो आपने देखे, ठीक है ना। अब आपका कुछ दायित्व बनता है, तो आपने अगर अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं किया है कर दीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा है वो कमेंट में बता दीजिएगा। शेयर करिए अपने सारे दोस्तों के साथ जिनको पीएटी की तैयारी वो कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से कर रहे हैं, और सबके लिए बेस्ट वीडियो होने वाला है ना। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया अभी तक तो ये तो बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं, क्योंकि अभी पीएटी से ही मतलब नहीं है। जितनी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती हैं, जितनी प्राइवेट वैकेंसीज निकलती हैं, सबके ऊपर देर का आपके लिए वीडियो लाके देने वाला है। अभी आपको क्या करना है, जैसे आपका पेपर जो है, एक लास्ट टिप है आप दे रहे हैं आपको कि 26 जुलाई को जो है पेपर है आपका। तो अगर 26 जुलाई को पेपर है तो आपको क्या करना है? रिवाइज करना भैया, डेली डेली रिवाइज करिए। जितना आपने पढ़ लिया है उतना रिवाइज करते रहिए। बस हम भी रिवाइज करवा रहे हैं, नया टॉपिक नहीं लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये रिवीजन के ही तो है ना। और अपने ऊपर विश्वास रखिए, आपका सिलेक्शन 101% होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।